ओके, ये आपके प्रोफेशनल एथिक्स का ऑडियो रिवीजन है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स में मैं चाहता हूँ कि प्रोफेशनल एथिक्स को अपन 25-30 मिनट के अंदर पूरा एकदम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि क्या है ना कि 25-30 मिनट के अंदर आपको पूरा जब आपने पढ़ रखा है तो आप रिवाइज करो। ऐसे अगर आप जब ऑडियो सुनोगे तो आपको चीज़ें रिकप होगी, दिमाग के अंदर आएगी कि हाँ हाँ ये चीज़ें आ रही है याद में, हाँ ऐसे ही होता है, ये क्लोज में यही होता है। तो इससे क्या होगा ना कि आपको बहुत बेनिफिट होगा पढ़ाई करने में भी, और एग्ज़ाम में भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो नेवरदलेस अपन स्टार्ट करते हैं अपना रिवीजन। और ठीक है, फिर बाद में मुझे एंड में बताना कि कैसा लगा। तो अपन प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स के प्रिंसिपल क्या होते हैं? 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, रिपीट करो सब मेरे साथ में। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कंपटीशन, ड्यू केयर। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं हमारे पास? 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कंपिटेंस एंड ड्यू केयर। ठीक है, फिर हमारे पास थ्रेड्स होते हैं। थ्रेड्स कितने टाइप से होते हैं? 5 टाइप के थ्रेड्स होते हैं। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड। वापस रिपीट करो। थ्रेड्स कितने होते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलियरिटी थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड्स। फिर क्या होता है? हमको थ्रेड्स मिलती है तो हमको थ्रेड्स को क्या करना पड़ता है? एवेल्युएशन करना पड़ता है। तो थ्रेड्स को कहाँ लेके आना पड़ता है? एक्सेप्टेबल लेवल तक लेके आना पड़ता है। ठीक है, फिर जब हमको थ्रेड्स मिलती है, हम एड्रेस करते हैं थ्रेड्स को, तो क्या करते हैं? हम एलिमिनेट करते हैं सर्कमस्टांसेस को एलिमिनेट करते हैं, सेफगार्ड लगाते हैं। और अगर नहीं हो पाता है पॉसिबल, तो हम क्या करते हैं? इंगेजमेंट को डिक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, तो एड्रेसिंग थ्रेड कैसे करते हैं हम? एलिमिनेट द सर्कमस्टांसेस, अप्लाइंग सेफगार्ड्स, इफ नॉट पॉसिबल अबव थिंग्स, डिक्लाइन एंगेजमेंट। ठीक है, फिर सेफगार्ड्स के अंदर अपन कैसे लगेंगे? एक्सेप्टेब एक्शंस टू रिड्यूस थ्रेड टू एक्सेप्टेबल लेवल। क्या एक्शंस लेंगे ताकि अपनी जो थ्रेड जो है वो एक्सेप्टेबल लेवल तक आ जाए? तो अपन है ना कुछ छः एक्शंस करेंगे। क्या करेंगे? क्वालिफाइड पर्सनल लेके आएंगे, एडिशनल टाइम लगाएंगे, अप्रोप्रिएट रिव्यूअर लगाएंगे, डिफरेंट पार्टनर को एंगेज करेंगे, अनदर फर्म को एंगेज करेंगे, सेपरेट टीम्स ले लेंगे। ठीक है, तो ये थे कुछ आपके प्रिंसिपल्स। फिर अपन आ जाते हैं सीधे नो क्लार पता है आपको? नॉन कंप्लायंस विथ लॉ एंड रेगुलेशंस। ठीक है, अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? ओमिशन एंड कमीशन, ओमिशन यानी ओमिशन एंड कमीशन। कौन सी ओमिशन एंड कमीशन? इंटेंशनल और अनइंटेंशनल। ठीक है, कमिटेड बाय, कौन कमिट कर रहा है? क्लाइंट कर रहे हैं, क्लाइंट के कुछ अकाउंटेंट कर रहे हैं, टीसीडब्ल्यूजी कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये जो नो क्लार होता है, ये है ना पर्सनल मिसकंडक्ट को कवर नहीं करता है। ठीक है, अब नो क्लार के कुछ एग्जांपल्स बता दो सर। नो क्लार के एग्जांपल्स है फ्रॉड, करप्शन, ब्रेबरी, मनी लॉन्ड्रिंग, सिक्योरिटी मार्केट एंड ट्रेडिंग, डाटा प्रोटेक्शंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस, पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, टैक्स एंड पेंशन लाइबिलिटीज, टेररिस्ट फाइनेंसिंग, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। ठीक है, ये सारे क्या है? नो क्लार के एग्जांपल्स हैं। अच्छा, एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है नो क्लार की? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट, जो सीए लोग सर्विस के अंदर है, सर्विस के अंदर सीए लोग कौन से वाले हैं? सीनियर एम्प्लॉय ऑफ लिस्टेड एंटिटीज। ठीक है, सीनियर एम्प्लॉय कौन होता है? केएमपी होते हैं, की मैनेजमेंट पर्सोनल्स। ठीक है, तो सीनियर एम्प्लॉयज ऑफ लिस्टेड कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबिलिटी होती है नो क्लार की। ठीक है, फिर जो अपने प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस होते हैं, यानी सीए इन प्रैक्टिस होते हैं, जो ऑफिस खोल के बैठे हैं, उनमें उनमें कैसे होगा? जो ऑडिट इंगेजमेंट लेते हैं लिस्टेड एंटिटीज़ की इंडिया के अंदर, और जो उन एंटिटीज़ की जो नेटवर्थ अगर 250 करोड़ और मोर है, तो उन पे क्या नो क्लार एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ नो क्लार की एप्लीकेबिलिटी। अगर कोई बंदा सर्विस में है, जॉब में है, तो है ना वहाँ पे उसको देखना है कि वो जॉब में क्या सीनियर एम्प्लॉई यानी केएमपी है। अगर केएमपी है तो उस पर नो क्लार एप्लीकेबल है। ठीक है, फिर अपन प्रैक्टिस वालों पे देख लेते हैं। जो सीए इन प्रैक्टिस है, अगर वो लिस्टेड एंटिटी की ऑडिट करता है और उस लिस्टेड एंटिटी की जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ और मोर है, तो उस पर भी नो क्लार एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, फिर अपन नो क्लार पे रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं? तो उसके कुछ 7 पॉइंट्स हैं। 7 पॉइंट्स है, पॉइंट वाइज नंबर वाइज मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। ठीक है, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड पॉइंट, एड्रेसिंग द मैटर को एड्रेस करेंगे। थर्ड, सीकिंग एडवाइस को लेंगे अपन। फोर्थ, डिटरमाइन फ्यूचर एक्शन नीडेड, डिटरमाइन करेंगे फ्यूचर एक्शन क्या करने हैं। फिफ्थ, डिटरमाइन वेदर टू डिस्कस टू एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, चेक करेंगे किसी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को तो नहीं बताना है। सिक्स, इमिनेंट ब्रीच। और सेवंथ में अपन क्या कर लेंगे? डॉक्यूमेंटेशन कर लेंगे। ठीक है, मैं रेस्पॉन्ड टू नो क्लार को वापस रिपीट कर रहा हूँ पॉइंट वाइज।
पॉइंट नंबर 1, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैटर. पॉइंट नंबर 2, एड्रेसिंग द मैटर. पॉइंट नंबर 3, सीकिंग एडवाइस. पॉइंट नंबर 4, डिटरमाइनिंग फ्यूचर एक्शन नीडेड. Point number 5, determine whether to disclose to an appropriate authority. Point number 6, imminent breach. Point number 7, documentation. ठीक है, इसी के साथ हमारा नोक्लार खत्म होता है. तो अभी हमने पढ़ लिए हैं बेसिक प्रिंसिपल्स और नोक्लार प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर. ठीक है, फिर अब हम आ जाते हैं मेंबरशिप के अंदर. मेंबरशिप के अंदर अपन को क्या क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ मेंबर्स पढ़ना है, डिसेबिलिटीज पढ़नी है, रिमूवल ऑफ नेम पढ़ना है, रीस्टोरेशन पढ़ना है और फिर पेनल्टी पढ़नी है. चलो आ जाओ पढ़ लेते हैं अपन. तो मेंबरशिप में अपन टाइप्स पढ़ते हैं. कितने टाइप्स के मेंबर्स होते हैं? 2 टाइप्स के मेंबर्स होते हैं. या तो ACA होगा, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, या फिर FCA होगा, फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट. अच्छा, ACA तो आपको पता है कि कौन होता है. अच्छा, FCA कौन लोग होते हैं? फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन होते हैं? तो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट वो लोग होते हैं जो लोग पहले ACA हैं 5 साल तक और उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के साथ में मतलब प्रैक्टिस कर रखी है 5 साल की. तो 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद, CA बनने के 5 साल प्रैक्टिस करने के बाद क्या बोल देंगे उनको अपन? ACA की जगह FCA बोल देंगे. अच्छा, कोई बंदा जो CA बनने के बाद में अगर सर्विस करने लग गया है तो क्या उसको भी FCA बोल सकते हैं? तो हाँ, बोल सकते हैं. अगर 5 साल सर्विस कर लेता है तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस हो जाएगा उसको, तो उसको अपन ACA से FCA बोलने लग जाएंगे. ठीक है, फिर डिसेबिलिटीज सेक्शन नंबर 8 है ना, बहुत अच्छा सेक्शन है और काफ़ी काम का भी है. सेक्शन नंबर 8 मेंबरशिप के अंदर डिसेबिलिटीज सेक्शन 8 के अंदर क्या क्या डिसेबिलिटीज है? टोटल 5 डिसेबिलिटीज है. 5 डिसेबिलिटीज नंबर वाइज अपन पढ़ते हैं. ठीक है, पहली डिसेबिलिटी है नॉट अटेंड एज 21. मतलब जो भी पर्सन है उसने 21 एज ही अटेंड नहीं करी है तो उसको अपन है ना CA बनने ही नहीं देंगे. ठीक है, अनसाउंड माइंड है. अगर अनसाउंड माइंड है यानी कि भेजा ही खराब है, उसका दिमाग ही नहीं है उसमें, तो उसको अपन CA नहीं बनने देंगे. अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, मतलब क्या है भाई, दिवालिया घोषित हो गया है तो उसको अपन CA नहीं बनने देंगे. फिर क्या है? डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट एंड हैज़ नॉट ऑब्टेन सर्टिफिकेट फ्रॉम कोर्ट. भाई साहब डिस्चार्ज हो चुके हैं इंसॉल्वेंसी से, लेकिन उन्होंने कोर्ट से अभी तक सर्टिफिकेट नहीं लिया है, तो उनको भी क्या बोल देंगे अपन? डिसेबिलिटीज में काउंट कर लेंगे, इनको भी अपन CA नहीं बनने देंगे. और फिफ्थ में क्या है? कन्विक्टेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड. मोरल टर्पिट्यूड के लिए कन्विक्टेड हो गए कॉम्पिटेंट कोर्ट से, तो भी क्या हो जाएगी? आप डिसेबल्ड हो जाओगे, आपको CA नहीं बनने देंगे. ठीक है, तो 5 केसेस में आपको CA नहीं बनने देंगे. नॉन अटेंड एज 21, आपने 21 की एज नहीं अटेंड करी, आप अनसाउंड माइंड हो, आप अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, आप डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो एंड हैज़ नॉट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ फ्रॉम कोर्ट, आपने कोर्ट से सर्टिफिकेट नहीं लिया. ठीक है, और फिफ्थ क्या है? कन्विक्टेड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड. ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कितनी देर हो गई अपने को. ऑलमोस्ट 7 मिनट्स हो चुके हैं और काफ़ी कुछ अपना कंटेंट कवर हो गया है. ठीक है, फिर अपन आ जाते हैं रिमूवल ऑफ नेम के अंदर. तो रिमूवल ऑफ नेम सेक्शन 10 में लिखी हुई है. कब कब रिमूव कर देंगे रजिस्टर्ड से नाम कब हटाएंगे ये लोग? जब पर्सन डेड हो जाता है, पर्सन ही खत्म हो गया, जब पर्सन ही मर गया है तो नेम रख के क्या करेंगे? ठीक है, फिर सेकंड रिक्वेस्ट रिसीव्ड हो गई, पर्सन ने ही रिक्वेस्ट कर दी कि मेरा नाम हटा दो. ठीक है, तो अपन ने नाम हटा देंगे रजिस्टर से. थर्ड कब होगा? नॉन पेड प्रिस्क्राइब फीस. बंदे ने फीस जमा नहीं करवाई. जो भी CA लोग होते हैं उनको प्रिस्क्राइब फीस जमा करवानी रहती है ICAI को. तो अगर अपन ने ICAI को फीस जमा नहीं करवाई, ठीक है, तो ICAI अपना नाम रजिस्टर से हटा देगा. ठीक है, समझ गए आप? फिर फोर्थ क्या होता है? जो भी सेक्शन 8 की डिसेबिलिटीज अपन पीछे पढ़ के आए हैं, अगर उनमें से कहीं पे भी अपन फॉल कर रहे हैं तब भी अपना नाम हटा देंगे मेंबर ऑफ रजिस्टर से. ठीक है, फिर अपन करते हैं रीस्टोरेशन. जो रीस्टोरेशन मतलब वापस से अपना नाम लगाएंगे ये रजिस्टर के अंदर, तो है ना, उसकी इफेक्टिव डेट क्या मानेंगे अपन? तो उसके कुछ तीन केस है. 3 केस के अंदर पहला केस क्या है? रिमूवल ड्यू टू फीस. अगर फीस की वजह से अपना नाम रिमूव हुआ है तो सेम ईयर में फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल, जिस दिन से नाम रिमूव किया था उसी दिन से अपना नाम वापस मान लेंगे आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस विद एडिशनल फीस. मतलब आप फीस का पेमेंट कर दो और एडिशनल फीस का पेमेंट कर दो. तो मान लो कि आप फीस सितंबर में जमा करवा रहे हो, या फिर मान लो कि अप्रैल में जमा करवानी थी और आप सितंबर में जमा करवा रहे हो. ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपने फीस जमा करा दी ना, तो ये सितंबर से अप्रैल से ही मान लेंगे कि आपने फीस जमा करवा रखी थी. ठीक है, सेकेंड रिस्टोरेशन कब होगा? जब बोर्ड यानी डिसिप्लिनरी कमेटी या हाई कोर्ट ऑर्डर कर दे तब से होगा. तो जब वो ऑर्डर दे देंगे इफेक्टिव डेट तब मान लेंगे. और अदर केसेस में क्या होगा? जिस दिन डेट ऑफ अपॉइंटमेंट होगा उस दिन अपन रिस्टोरेशन मान लेंगे. ठीक है, ठीक हो गई सर इतनी बात. फिर अपन मेंबरशिप पे आ जाते हैं. मेंबरशिप के अंदर क्या पेनल्टी भी लगती है? पेनल्टी लगती है. क्या लगती है? पेनल्टी लगती है. पेनल्टी कौन से सेक्शन में लगती है? सेक्शन 24 में.
पेनल्टी कब लगती है? जब अपन मेंबर, जब कोई अपन नहीं, अपन तो मेंबर होके ही बताएंगे, है ना। जब भी कोई अगर मेंबर नहीं है और मेंबर बता रहा है खुद को, ठीक है। सेकंड, मेंबर नहीं है पर डेजिग्नेशन लगा रहा है चार्टर्ड अकाउंटेंट। थर्ड, मेंबर तो है पर उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन लोगों को ऐसा बता रहा है कि उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अगर ये 3 केसेस होते हैं, क्या 3 केसेस वापस से सुन लो। मेंबर नहीं है लेकिन खुद को मेंबर बता रहा है, मेंबर नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट डेजिग्नेशन लगा रहा है, मेंबर है और सीओपी नहीं है लेकिन लोगों को ऐसा बता रहा है कि सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस उसके पास में है, यानी सीओपी उसके पास में है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम कन्विक्शन होता है, मतलब पहली बार अगर ब्रीच करता है और पकड़ा जाता है, तो 1,000 रुपये तक की पेनल्टी लगेगी। अगर सेकेंड टाइम या उसके बाद कोई ब्रीच करता है तो 5,000 तक की पेनल्टी लगती है और 6 महीने तक की जेल हो सकती है, या फिर दोनों हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। फिर मेंबरशिप के अंदर अपने पास जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, आ जाओ उसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस: who is not in practice is precluded from accepting engagement to render any services। जो भी बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है और जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं है, तो उसको प्रीक्लूड कर देते हैं कि आप कोई एंगेजमेंट नहीं लोगे, ठीक है, और आप कोई सर्विस नहीं दोगे। मतलब आप जो काम कर रहे हो, आप सर्विसेज कर रहे हो, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होल्ड नहीं करके अगर आप किसी जहाँ पे भी जॉब कर रहे हो आप वहीं पे जॉब करो, आप ये कुछ काम मत करना, ठीक है। दूसरे, फिर क्या लिखा है सिग्निफिकेंस के अंदर कि वंस ए पर्सन मेंबर ही इज बाउंड बाय सीए एक्ट 1949। अगर कोई बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है तो वो सीए एक्ट 1949 के अंदर बाउंड होगा, ठीक है। अच्छा, तो अगर आप सीए एक्ट 1949 के अंदर बाउंड हो गए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद में, तो आपको अगर अपीयर होना है आईटी ट्रिब्यूनल के सामने, तो आप अपीयर कौन सी कैपेसिटी में होगे? ऑन कैपेसिटी ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। अपीयर बिफोर आईटी ट्रिब्यूनल एज ए आईटी रिप्रेजेंटेटिव, अपीयर ओनली इन कैपेसिटी ऑफ सीए। आप सीए की कैपेसिटी में ही वहाँ पे हाजिर हो गए सामने, है ना, ठीक है। फिर मेंबर कैन हैव नो अदर कैपेसिटी इन विच ही कैन टेक अप सच प्रैक्टिस, ठीक है। आप किसी और कैपेसिटी के अंदर इस प्रैक्टिस को नहीं ले सकते। अगर आप सीए हैं और आपने सीओपी होल्ड कर ली है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको है ना एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट के हिसाब से आपको सीए की कैपेसिटी में आईटी ट्रिब्यूनल में अपने आप को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है अच्छा खासा। फिर आता है कैंसलेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ सीओपी। अभी आप बोलोगे सर थोड़ी देर पहले तो कैंसलेशन पढ़ लिया अपन ने, वो था एक्चुअली रिमूवल ऑफ नेम। यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की बात चल रही है, वहाँ पे नाम हटा रहे थे रजिस्टर में से, अभी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हटा देंगे कि आप सर्टिफिकेट प्रैक्टिस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इसका बारे में बता रहे हैं। तो कैंसलेशन एंड रिस्टोरेशन, नेम फ्रॉम रजिस्टर रिमूवल हो जाएगा तो अपनी सीओपी भी चली जाएगी, ठीक है। सेकंड, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इश्यूड बेसिस ऑन इनकरेक्ट, मिसलीडिंग और फॉल्स इन्फॉर्मेशन और बाय मिस्टेक। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अपन को कैसे मिला था? इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिला था, या फिर मिसलीडिंग या फिर फॉल्स इन्फॉर्मेशन के थ्रू मिल गया था, या फिर बाय मिस्टेक आईसीआई ने अपन को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दे दिया। देख लो भैया, ये अभी यहाँ पे भी गलती हो रही है, ठीक है। थर्ड कब हो जाएगा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस का कैंसिलेशन? जब मेंबर सीज टू बी प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। सीज टू बी प्रैक्टिस हो जाएगा यानी मेंबर अब प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो उस केस में सीओपी भी चली जाएगी अपने आप में, अपने आप ही चली जाएगी, ठीक है। फिर चौथा केस क्या होगा? नॉट पेड एनुअल फीस फॉर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस टिल 30 सितंबर ऑफ रिलेवेंट ईयर। उस रिलेवेंट ईयर की 30 सितंबर तक अगर एनुअल फीस को पे नहीं करता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस की, तो उसका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हटा देंगे अपन, ठीक है। अच्छा, इसका रीस्टोरेशन कब होगा? अगर 30 सितंबर तक अगर पेमेंट नहीं दिया, तो जब काउंसिल रीस्टोर करेगी तब हो जाएगा। और कब, कैसे होगा? आफ्टर पेमेंट एंड एप्लीकेशन टू सेक्रेटरी। जब आप पेमेंट दे दोगे और एप्लीकेशन लिख दोगे सेक्रेटरी को, ठीक है, तो आपका नेम रीस्टोर कर देंगे सीओपी वाला। फिर आ जाते हैं मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस। किन लोगों को अपन मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस मान लेंगे? मतलब वो लोग जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने सीओपी होल्ड नहीं किया है, लेकिन कुछ अगर सर्विसेज दे रहे हैं तो अपन उनको प्रैक्टिस में मान लेंगे, ठीक है। मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस, डीम्ड यानी मान लेना, ठीक है। तो पहले कोई भी अकाउंटिंग सर्विस दे रहे हैं तो अपन मान लेंगे, ऑडिटिंग सर्विस दे रहे हैं तो अपन मान लेंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं तो अपन मान लेंगे,
मैंने अदर सर्विसेज में कौन सी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में कौन सी सर्विसेज आएगी, बहुत बहुत बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन मैंने क्या है ना थोड़ा डायरेक्टली लिखा है, तो डायरेक्टली लिखा है तो आप देख सकते हैं। एएफएम वाली सर्विसेज, एएफएम के चैप्टर्स के नाम याद कर लेना। फिर क्या है, पर्सनल रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, पर्सनल को रिक्रूट करना और सेलेक्ट करना, ये वाली सर्विस दे सकता है क्या, हाँ दे सकता है। रजिस्टर वैल्यूअर बन सकता है, हाँ बन सकता है। एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू इंक्लूडिंग सच मैटर एज ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड मेमोरेंडम एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर एंड अंडरराइटर्स। ठीक है, आपके पास ये पॉइंट होगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ, आप वापस सुन लो। एडवाइजर और कंसल्टेंट टू एन इशू, ठीक है, एडवाइजर और कंसल्टेंट बनेगा किसी इशू का, इंक्लूडिंग सच मैटर एज ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस, कुछ और मैटर जैसे कि ड्राफ्टिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस कर सकता है, एंड मेमोरेंडम की भी ड्राफ्टिंग कर सकता है। एडवाइस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर के सिलेक्शन के लिए एडवाइजरी दे सकता है कि हाँ इस ब्रोकर को रख लो या इसको मत रखो, और अंडरराइटर की सिलेक्शंस के भी लिए भी एडवाइस कर सकता है। ठीक है, इसमें एक इम्पोर्टेंट नोट है अब इसके लिए। However, CA is not permitted to undertake activity of broking, underwriting and portfolio management services. CA खुद से ब्रोकिंग की सर्विसेज नहीं देगा, अंडरराइटिंग की सर्विसेज नहीं देगा, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विसेज नहीं देगा। ध्यान से सुन लेना। However, CA is not permitted to undertake activity of broking, underwriting and portfolio management services. ठीक है, ये पब की सर्विसेज नहीं दे सकता। पब क्या आता है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, यू से अंडरराइटिंग, बी से ब्रोकिंग। ठीक है, फिर आ जाते हैं, रिकवरी कंसल्टेंट बन सकता है क्या सीए, हाँ बन सकता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है, बन सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर बन सकता है क्या, तो बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ और आगे आ जाओ। ठीक है, तो अपन ने काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया है। अपन ने प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए हैं, नो क्लार कंप्लीट कर लिया है। मेंबरशिप्स के अंदर अपन ने टाइप्स देख लिए, डिसेबिलिटीज देख ली, रिमूवल ऑफ नेम देख लिया, रिस्टोरेशन देख लिया, पेनल्टी देख लिया और सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस देख लिया है। अब अपन आ जाते हैं ब्रांच ऑफिस और केवाईसी। फिर अपन आ जाएंगे क्लोजेस के ऊपर, क्लोजेस फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट। ठीक है, और फिर अपने कुछ मिसलेनियस टॉपिक है 2-3, वो देख लेंगे, और उसके बाद भी थोड़ी बहुत चीज़ें बचती है लेकिन वो मैं नहीं करवाऊँगा। ठीक है, तो अपन ब्रांच ऑफिस पे आ जाते हैं। अभी अभी कितनी देर हो गई है, काफ़ी 17 मिनट हो गए हैं, काफ़ी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अपन को काफ़ी जल्दी करना पड़ेगा। ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस कौन होल्ड कर सकता है, सेपरेट मेंबर इन चार्ज। ठीक है, सेपरेट मेंबर इन चार्ज। अच्छा, मान लो जैसे कि अगर आप सीए हो, आपका एक ऑफिस है, आपने एक दूसरी जगह ब्रांच खोली है, तो उस ब्रांच को कौन मैनेज करेगा, तो एक सीए इन प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, सेपरेट मेंबर होना चाहिए। सेपरेट मेंबर कौन होगा, सीए इन प्रैक्टिस होगा। अच्छा, वो सीए इन प्रैक्टिस कौन हो सकता है, या तो वो आपका पार्टनर हो सकता है या आपका पेड असिस्टेंट हो सकता है। पेड असिस्टेंट समझते हो ना, आपका एम्प्लॉय हो सकता है, या तो आपका एम्प्लॉय हो सकता है या आपका पार्टनर हो सकता है, जो उस ब्रांच ऑफिस के आपकी ब्रांच ऑफिस को संभालेगा। ठीक है, फिर उसमें कुछ एग्जाम्पशन दे रखी थी कि जहाँ पे सेपरेट मेंबर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सेकेंड ब्रांच ऑफिस में से एग्जाम्पशन है जहाँ पे सेकेंड मेंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। तो उसमें क्या क्या है देख लो। अगर सेकेंड ऑफिस अपना सेकेंड ऑफिस विदाउट सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर, बिना सेपरेट चार्ज ऑफ मेंबर के अपन सेकेंड ऑफिस खोल रहे हैं, कहाँ पे खोल रहे हैं, सेम प्रीमाइसेस के अंदर, मतलब सेम बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग में मैं अभी काम कर रहा हूँ उसी बिल्डिंग में दूसरा ऑफिस खोल रहा हूँ। चौथे माले पे मेरा ऑफिस था पहले, और छठे माले पे और खोल रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सिंगल मेंबर, आप अकेले ही मैनेज कर सकते हो। ठीक है, फिर सेम सिटी के अंदर, आपकी खुद की सिटी के, आपने खुद की सिटी के अंदर आपने दूसरा ऑफिस खोल लिया, तो दोनों ऑफिस को आप अकेले मेंबर, आप अकेले ही संभाल लोगे। ठीक है, सेपरेट मेंबर इन चार्ज नहीं चाहिएगा वहाँ के लिए। फिर क्या है, थर्ड ऑफिस, सेकेंड ऑफिस में थर्ड वाला पॉइंट, विद इन 50 किलोमीटर फ्रॉम म्यूनिसिपल लिमिट इन विच फर्स्ट ऑफिस लोकेटेड। जो भी आपका फर्स्ट ऑफिस है वहाँ जहाँ पे लोकेट करता है, उस सिटी की जो म्यूनिसिपल लिमिट है वहाँ से 50 किलोमीटर के अंदर अगर आपने कोई दूसरा ऑफिस ओपन किया है, तो उसके लिए आपको सेपरेट मेंबर इन चार्ज नहीं चाहिए, वहाँ पे भी आप खुद वर्क कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक नोट है, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका मेन ऑफिस कौन सा है और ब्रांच ऑफिस कौन सा है। ठीक है, फिर एग्जाम्पशन हिल एरिया के केस में, हिल एरिया समझते हो ना, पहाड़ी इलाके वाले लोगों के केस में, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास 4-5 पॉइंट्स हैं उनमें, कि वो लोग क्या कर सकते हैं। पहला, ओपन कर सकते हैं टेम्प्रेरी ऑफिस इन ए सिटी इन प्लान्स फॉर मैक्सिमम 3 मंथ्स इन ए ईयर।
1 साल के अंदर 3 महीने के लिए कहीं पे भी, पूरे इंडिया में कहीं पे भी प्लेन्स में, मतलब बिल्कुल समतल जगह पे आके 3 महीने के लिए ऑफिस खोल सकते हैं, ठीक है। रेगुलर ऑफिस नीड नॉट बी क्लोज, उनका जो रेगुलर ऑफिस है, जो हिल एरिया वाला ऑफिस है, वो क्लोज नहीं होना चाहिए इस टाइम पीरियड में। नेम बोर्ड नॉट बी डिस्प्लेड अदर देन फंक्शन, इनका जो नेम बोर्ड है इनके ऑफिस का, वो जब प्लेन्स में आएंगे 3 महीने के लिए, तो वहाँ पे क्या है ना, नेम बोर्ड लगाएंगे, तो वो जो नेम बोर्ड है वो उन 3 महीने के अलावा वहाँ पे नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो नेम बोर्ड नॉट बी डिस्प्लेड अदर देन फंक्शन, मतलब जब फंक्शन कर रहे हैं तब दिखा दो, जब फंक्शन आप नहीं करोगे तब आप हटा लेना, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट है, टेम्परेरी ऑफिस नॉट बी मेंशनड इन डॉक्यूमेंट एज ए प्लेस ऑफ बिजनेस। ये जो टेम्परेरी ऑफिस आपने 3 महीने के लिए खोला है, इसको आप किसी भी डॉक्यूमेंट में एज ए प्लेस ऑफ बिजनेस मत दिखा देना, ठीक है। और पांचवा क्या है, आपकी ऑब्लिगेशन है कि आप जब भी आप टेम्परेरी ऑफिस खोलोगे और बंद करोगे तो आपको इन्फॉर्म करना है इंस्टीट्यूट को, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि हिल एरिया के केस में क्या है कि आप 3 महीने के लिए प्लेन्स में आके अपना ऑफिस खोल सकते हो, 3 महीने के लिए रेगुलर ऑफिस आपका बंद नहीं होना चाहिए, नेम बोर्ड आप अदर देन फंक्शन शो नहीं करोगे, और टेम्परेरी ऑफिस का जो टेम्परेरी ऑफिस का जो एड्रेस है वो आप डॉक्यूमेंट्स में मेंशन नहीं करोगे, प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है। और ऑब्लिगेशन है आपको इंस्टीट्यूट को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया ब्रांच ऑफिस के रिगार्डिंग। अब आ जाते हैं अपन केवाईसी नॉर्म्स फॉर सीए इन प्रैक्टिस। क्या क्या केवाईसी नॉर्म्स है? अगर जनरल इन्फॉर्मेशन है तो जनरल इन्फॉर्मेशन में अपन क्या क्या लेंगे, नेम और एड्रेस ले लेंगे सामने वाले का, पेन ले लेंगे, उसका पेन नंबर की कॉपी ले लेंगे, ठीक है। बिजनेस का डिस्क्रिप्शन ले लेंगे उससे, और कॉपी ऑफ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अपन उससे कॉपी ले लेंगे, ठीक है भैया। फिर क्या है, जो इंगेजमेंट की इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या लेंगे अपन, टाइप ऑफ इंगेजमेंट का पता लगा लेंगे, ठीक है। और फिर जो रेगुलेटरी इन्फॉर्मेशन ओनली कंपनी के केस में होता है ये, तो कंपनी के केस में अपन केवाईसी नॉर्म्स के हिसाब से क्या लेगा सीए इन प्रैक्टिस, एक तो कंपनी का सिन ले लेगा, कंपनी का डिन ले लेगा, ठीक है। सिन का मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिन मतलब डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, और थर्ड क्या ले लेगा, डायरेक्टर्स के नेम एंड एड्रेसेस, ठीक है। इतनी बात। तो ये मोटा मोटी अपना क्या है ना कि सारा कुछ कवर हो गया है। अब अपन आ जाते हैं सीधे शेड्यूल्स के ऊपर। तो आपको पता है कि अपने पास 4 शेड्यूल है, सॉरी 2 शेड्यूल्स है, फिर शेड्यूल फर्स्ट एंड शेड्यूल सेकंड, और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर 4 पार्ट है और शेड्यूल सेकंड के अंदर 3 पार्ट है। तो आ जाओ अपन शेड्यूल पढ़ रहे हैं, शेड्यूल फर्स्ट पढ़ रहे हैं। शेड्यूल फर्स्ट में पार्ट फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि सीए इन प्रैक्टिस के लिए, शेड्यूल फर्स्ट पार्ट 1 सीए इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो उसके अंदर 12 क्लोजेज है अपने, 12 ही क्लोजेस मैं एक साथ बोल रहा हूँ, और इसको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आप समझ जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या होता है, अलाउ टू प्रैक्टिस। अगर सीए अलाउ टू प्रैक्टिस कर रहा है किसी को भी, तो सीए गिल्टी हो जाएगा। पेस और एग्री टू पे शेयर कमीशन ब्रोकरेज, गिल्टी। एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट शेयर कमीशन ब्रोकरेज, गिल्टी। इंटर इनटू ए पार्टनरशिप, गिल्टी। अच्छा ठीक है, मैं आपको ऐसे बोलाऊंगा तो आप एकदम आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं वापस से पढ़ रहा हूँ, है ना। शेड्यूल फर्स्ट पार्ट 1 सीए इन प्रैक्टिस पे एप्लीकेबल है। क्लोज नंबर 1 अलाउ टू प्रैक्टिस, अगर अपने नाम पे किसी और को पार्टनरशिप करने दे रहा है तो भाई साहब गिल्टी माने जाएंगे। क्लोज 2 पे और एग्री टू पे शेयर कमीशन ब्रोकरेज, गिल्टी मान लेंगे। क्लोज 3 एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट, गिल्टी मान लेंगे। क्लोज 4 इंटर इनटू ए पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर इंटर हो रहा है, ठीक है, अदर देन ए मेंबर ऑफ सीए और जो भी प्रिस्क्राइब नाम है उनके अलावा, तो अपन गिल्टी मान लेंगे। क्लोज 5 सिक्योर कर रहा है वर्क, तो अपन गिल्टी मान लेंगे। क्लोज 6 सोलिसिट कर रहा है क्लाइंट्स को, तो अपन गिल्टी मान लेंगे। क्लोज 7 एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तो अपन गिल्टी मान लेंगे। क्लोज 8 प्रीवियस ऑडिटर से बात नहीं करी है, तो अपन गिल्टी मान लेंगे। क्लोज 9 कंपनीज एक्ट के सेक्शन नंबर 139 और 140 का कंप्लायंस देखना था, उसने नहीं देखा, तो गिल्टी मान लेंगे। क्लोज 10 परसेंटेज बेस पे फीस चार्ज कर रहा है, गिल्टी मान लेंगे। क्लोज 11 बिजनेस और अदर ऑक्यूपेशंस, है ना, बिजनेस ऑक्यूपेशन और अदर ऑक्यूपेशंस अदर देन सीए, ठीक है, कुछ बिजनेस या कुछ अदर काम कर रहा है सीए के अलावा, तो क्लोज 11 में अपन गिल्टी मान लेंगे। मतलब इन क्लोजेस के अंदर भी ये खुद की अपनी बहुत अच्छी खासी डिटेल से आप एक बार गो थ्रू कर लेना तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और क्लोज 12 अपना है कि सीए साइन अलाउड कर रहा है, अपना साइन अलाउड कर रहा है किसी को भी कि आप मेरे बिहाफ पे साइन कर दो, अपने फॉर्म के अंदर आर्टिकल्स को अलाउ कर रहा है कि मेरे बिहाफ पे साइन मार दो, ठीक है, तो सीए गिल्टी हो जाएगा। फिर शेड्यूल फर्स्ट पार्ट सेकंड सीए इन सर्विस वालों के लिए, है ना, तो अभी अपन ने पार्ट फर्स्ट पढ़ा था प्रैक्टिस वालों के लिए, ये पार्ट अभी सेकंड पढ़ रहे हैं
शेड्यूल फर्स्ट पार्ट सेकंड सीए इन सर्विस वालों के लिए। अब सर्विस वालों के लिए इधर कितने क्लोज दे रखे हैं, सिर्फ 2 क्लोज दे रखे हैं। क्या क्या 2 क्लोज, पे और एग्री टू पे। इनकी जो वो सैलरी है वो अगर पे और एग्री टू पे करते हैं ये, तो ये गिल्टी मान लेंगे अपन इनको। और अगर एक्सेप्ट और एग्री टू एक्सेप्ट किसी और का शेयर कमीशन ब्रोकरेज वगैरह, तो भी इनको गिल्टी मान लेंगे। किनको मान लेंगे, सर्विस वालों को। अच्छा, अब पार्ट 3 आ जाते हैं। पार्ट 3 क्या है ना, जनरल है। जनरल मतलब ये सीए इन प्रैक्टिस और सर्विस दोनों के लिए है। ठीक है, तो शेड्यूल फर्स्ट पार्ट थर्ड सीए इन प्रैक्टिस और सर्विस। ठीक है, इसके अंदर 3 क्लोज है। क्लोज नंबर 1, नॉट फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बस शो फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट। भाई साहब एफसीए नहीं है लेकिन अपने आप को एफसीए बता रहे हैं, तो क्लोज 1 में गिल्टी हो जाएंगे। क्लोज 1 पार्ट थर्ड फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। डू नॉट सप्लाई इन्फॉर्मेशन और डज नॉट कंप्लाई रिक्वायरमेंट। इन्फॉर्मेशन सप्लाई नहीं किया है या फिर कंप्लाई नहीं किया है रिक्वायरमेंट को, तो क्लोज 2 पार्ट थर्ड फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाएंगे। और जो सॉलिसिटेशंस के अंदर और जो एडवर्टीजमेंट के अंदर अपने इन्फॉर्मेशन दी थी, वो इन्फॉर्मेशन भी गलत दी थी। तो आप है ना 611 और 6 क्लोज 6 और क्लोज 7 में अगर फॉल्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो आप है ना पार्ट थर्ड के अंदर भी गिल्टी हो जाओगे। तो क्लोज 3 पार्ट थर्ड फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे अगर आपने पार्ट वन के अंदर जो क्लोज 6 और 7 है उनकी इन्फॉर्मेशन गलत दी थी। ठीक है, फिर आ जाते हैं पार्ट 4 के अंदर, जो कि सीए इन प्रैक्टिस है। तो वो क्या है, गिल्टी बाय से उसका क्लोज 1 क्या बोलता है कि गिल्टी बाय सिविल और क्रिमिनल कोड एंड इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 मंथ। ठीक है, तो आपको अगर सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट ने आपको गिल्टी बता दिया है और आप 6 महीने तक की सज़ा भुगत रहे हो, तो आप गिल्टी हो जाओगे। क्लोज 1 पार्ट 4 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। और सेकंड, आपने अगर डिसरेप्यूट किया है प्रोफेशन को, तो भी आप क्या हो जाओगे, गिल्टी हो जाओगे। ठीक है, इतनी बात। फिर आ जाते हैं अपन सेकंड शेड्यूल के अंदर। सेकंड शेड्यूल के अंदर जो अपना पार्ट फर्स्ट है सीए इन प्रैक्टिस वालों के लिए। ठीक है, तो क्या क्या है पार्ट फर्स्ट के अंदर, टोटल अपने पास है 10 क्लोज है अपने, है ना। सेकंड शेड्यूल पार्ट फर्स्ट सीए इन प्रैक्टिस 10 क्लोजेज है। क्लोज नंबर 1 है डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट विदाउट अप्रूवल। क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन दिखा दी है बिना उसकी अप्रूवल के। ठीक है, सेकंड क्या किया, सर्टिफाई एंड सबमिट नेम विदाउट एग्जामिन। बिना एग्जामिन किए अपन ने सर्टिफाई कर दिया अपना नेम, है ना, और फिर सबमिट कर दिया अपना नेम। थर्ड क्या किया, वाउचिंग प्रोजेक्शन की वाउचिंग कर दी है। क्लोज 4 क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन विच सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन दे दिया है जिस पर अपना सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्लोज 4 में गिल्टी हो जाएंगे। क्लोज 4 पार्ट 1 सेकंड शेड्यूल। क्लोज 5 क्या है, नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट को डिस्क्लोज नहीं किया है। क्लोज 5 पार्ट 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हो जाएंगे, गिल्टी हो जाएंगे। क्लोज 6 क्या होता है, फेज टू रिपोर्ट ऑन मटेरियल मिस स्टेटमेंट जो आपको पता है और आप उसको रिपोर्ट नहीं किया, तो आपने क्या हो जाएगा, आप गिल्टी हो जाओगे। फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिस स्टेटमेंट क्लोज 6 के अंदर। फिर क्लोज 7 क्या आता है, नॉट एक्साइज ड्यू डिलीजेंस और ग्रोसली नेग्लिजेंस। आपने ड्यू डिलीजेंस नहीं किया है या फिर ग्रोसली नेग्लिजेंस रहे हो। ठीक है, फिर क्लोज 8 क्या बोलता है, फेस टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ही आपने कलेक्ट नहीं किए। ठीक है, क्लोज 9 क्या बोलता है, नॉन कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग्स। ठीक है, तो आपने एसएस का कंप्लायंस नहीं किया है। और क्लोज 10 क्या बोलता है, फेल्स टू कीप मनी ऑफ क्लाइंट अदर देन सर्विस प्रोवाइडेड टू सेपरेट बैंक अकाउंट। ठीक है, आपने जो क्लाइंट्स की जो मनी आती है ना, देखो एक तो प्रोफेशनल जो अपन काम दे रहे हैं उसका पेमेंट आ रहा है, तो वो तो आप कहीं पे भी रखो, कोई बात नहीं। लेकिन उसके अलावा अगर क्लाइंट आपको कोई एडवांस पेमेंट अलग से दे रहा है, ठीक है, तो वो आपको है ना सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो वो जो पैसा है आपने क्या सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं डाला, तो आप क्लोज 10 पार्ट फर्स्ट ऑफ सेकेंड शेड्यूल में गिल्टी हो जाओगे। ठीक, इतनी बात। फिर आ जाते हैं अपन पार्ट सेकेंड के अंदर। पार्ट सेकंड क्या होता है, जनरल होता है। जनरल यानी सीए इन प्रैक्टिस और सर्विस दोनों पे एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो पार्ट सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या है, क्लोज 4 क्लोजेस हैं। तो पार्ट सेकंड के अंदर क्लोज नंबर 1 अपना, फेस टू कंप्लाई दिस एक्ट और रेगुलेशन। ये जो अपना एक्ट है चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट और इसके जो रेगुलेशंस है अपन वो नहीं मानेंगे, तो अपन क्या हो जाएंगे, क्लोज 1 पार्ट सेकंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाएंगे। फिर आ जाते हैं अपन क्लोज 2, डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉयर बाय एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया है, तो
गिल्टी मान लेंगे, ठीक है। जैसे कि आप सीए थे और आपका कोई एम्प्लॉयर था, तो अगर आपने उसकी अपने आपने अपने एम्प्लॉयर की इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया है एज ए सीए, आप सीए हो, तो आप है ना गिल्टी माने जाओगे। कहाँ गिल्टी माने जाओगे? क्लोज 2 पार्ट 2 सेकेंड शेड्यूल के अंदर, ठीक है। फिर आप क्लोज 3 के अंदर क्या होगा? फॉल्स इन्फॉर्मेशन टू आईसीआई, मतलब आपने आईसीआई को फॉल्स इन्फॉर्मेशन यानी गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। फिर फोर्थ क्या होता है? एम्बेजलमेंट, आपने चोरी करी है तो आप क्या हो जाओगे? गिल्टी हो जाओगे पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल के अंदर। फिर आ जाते हैं अपन सेकंड शेड्यूल के अंदर पार्ट 3 भी जनरल होता है, ठीक है। तो जनरल पार्ट के अंदर क्या है? सिर्फ एक क्लोज है। एक क्लोज के अंदर क्या है? गिल्टी बाय सिविल और क्रिमिनल कोर्ट एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 6 मंथ, ठीक है। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा जेल जाते हो और गिल्टी हो जाते हो क्रिमिनल कोर्ट या सिविल कोर्ट के द्वारा, तो आप क्या हो जाओगे? क्लोज 1 पार्ट 3 सेकेंड शेड्यूल के अंदर गिल्टी हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लोजेस समझ में आ गए होंगे। आप क्लोजेस की मैं आपको थोड़ी सी पेनल्टी बता देता हूँ। पेनल्टी, ठीक है। तो आप है ना गिल्टी, अगर आप फर्स्ट शेड्यूल के अंदर गिल्टी होते हो, तो आप आपके ऊपर क्या 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 डिसिप्लिनरी एक्शन लेंगे, ठीक है। तो आईसीआई आपको क्या कर सकता है? रिप्रीमांड कर सकता है, मतलब फटकार लगा सकता है, डांट डांट सकता है, ठीक है। आपका रिमूव कर सकता है नेम 3 मंथ तक, अप टू 3 मंथ्स आपका रिमूव कर सकता है नेम, ठीक है। और आप पे फाइन लगा सकता है अप टू ₹1,00,000, ठीक है। ठीक है, इतनी बात। क्या 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 आपको अगर आप गिल्टी पाए जाते हो फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, शेड्यूल फर्स्ट के अंदर आप गिल्टी पाए जाते हो, तो आईसीआई आपके साथ क्या करेगा? रिप्रीमांड कर सकता है। रिप्रीमांड यानी फटकार लगा सकता है, डांट सकता है आपको। सेकंड क्या कर सकता है? रिमूव नेम अप टू 3 मंथ, 3 महीने के लिए नाम रिमूव कर सकता है। और थर्ड क्या हो सकता है आपके साथ? इम्पोज हो सकता है फाइन अप टू ₹1,00,000, 1 लाख रुपए तक का फाइन आपके ऊपर लग सकता है। फिर सेकंड शेड्यूल के अंदर अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो क्या हो सकता है? रिप्रीमांड यानी कि वही आपको फटकार लगाई जा सकती है, डांटा जा सकता है। रिमूवल नेम परमानेंटली, आपका नेम परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं मेंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रजिस्टर से, ठीक है। और फिर आप पे इम्पोज कर सकते हैं फाइन अप टू ₹5,00,000, 5 लाख तक का आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। फिर कुछ छोटी सी चीज़ें हैं। ऑलमोस्ट 30 मिनट्स हो चुके हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, अपन इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे। टैक्स ऑडिट आप कितनी कितनी कर सकते हो? एक मेंबर के पास में 60 टैक्स ऑडिट होती है, ठीक है। टैक्स ऑडिट 60 टैक्स ऑडिट पर सीए और पर पार्टनर, एक पार्टनर या एक सीए के पास में 60 टैक्स ऑडिट होती है। वन पार्टनर कैन इंडिविजुअली साइन ऑल द टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, एक ही पार्टनर सारी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को साइन कर सकता है। मान लो कि अगर आपकी फर्म में 4 पार्टनर है, 4 पार्टनर यानी 6 × 4 240 ऑडिट्स आप कर सकते हो टैक्स ऑडिट्स की, ठीक है। तो क्या एक ही पार्टनर सारी 240 ऑडिट साइन कर दे क्या? हाँ, कर सकता है, ठीक है ना। और जब अपन टैक्स ऑडिट्स की काउंटिंग करते हैं तो 44 AD 44 ADA 44 AE को काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस को अपन एक मान के चलेंगे। और पार्ट टाइम प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स ऑफ ए सीए फर्म शेल नॉट बी टेकन फॉर अबव लिमिट, कोई अगर आपका पार्ट टाइम पार्टनर है तो उसको काउंट मत करना लिमिट के अंदर, ठीक है। फिर आता है अपना अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ नॉन पेमेंट और अनडिस्प्यूटेड फीस, ठीक है। मतलब कोई कंपनी आपको अपॉइंट कर रही थी, ठीक है। और पर उसने क्या है, पुराने वाले ऑडिटर को पेमेंट नहीं किया है, ठीक है। और वो जो फीस है उसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं है, मतलब उसको देनी थी और वो दे ही नहीं पाया, कोई डिस्प्यूट कुछ नहीं था, अनडिस्प्यूटेड फीस थी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा अगर आपके पास कोई ऐसा एंगेजमेंट आ रहा है जिसमें अनडिस्प्यूटेड फीस है? तो फर्स्टली तो आप ना बोल दोगे, नॉट एक्सेप्ट अपॉइंटमेंट अनडिस्प्यूटेड ऑडिट फीस के केस में, ठीक है। पर अगर आप देखोगे कि ये जो कंपनी थी ये क्या थी? सिक यूनिट है, सिक यूनिट यानी बीमार यूनिट, ठीक है। तो प्रोहिबिशन नॉट अप्लाई, तो फिर अपने को आप प्रोहिबिट नहीं हो। अगर ऐसी यूनिट की अगर आप इंगेजमेंट ले लेते जिसने अनडिस्प्यूटेड फीस पेमेंट नहीं किया था, तो आप गिल्टी पाए जाते। इस वजह से क्या है ना कि आपको गिल्टी नहीं होना है तो आप पहले तो मना कर दो। लेकिन क्या है ना कि अगर आप चेक करते हो कि ये तो सिक यूनिट है, तो सिक यूनिट के केस में प्रोहिबिशन नहीं लगती। तो अब सिक यूनिट क्या होती है? जो 5 साल पहले रजिस्टर्ड हो गई थी और जिसका एक्यूमुलेटेड लॉस जो है उसकी नेटवर्थ के बराबर आ गया है, नेटवर्थ से ज़्यादा चला गया, उसका लॉस उसकी नेटवर्थ से ज़्यादा हो गया है या उसके बराबर हो गया है, तो अपन उसको सिक यूनिट मान लेंगे, ठीक है। फिर जो अपन ऑडिट असाइनमेंट होते हैं ना, वो मैक्सिमम 20 ऑडिट असाइनमेंट अपन ले सकते हैं, एक्सेप्ट 1% कंपनी एंड डोरमेंट कंपनी, 1% कंपनी और डोरमेंट कंपनी को छोड़ के, ठीक है। तो आई होप आप याद रख लोगे इतना। और ये इसी के साथ प्रोफेशनल एथिक्स अपना ख़त्म है। अगर अच्छा लगा हो आपको तो लाइक मार देना,
ठीक है, और सब्सक्राइब मार देना चैनल पे, और अगर अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक मार देना, ऐसे पता चले ना मुझे। और मेरे को बताना अगर आपको ठीक लगा हो सुनने में, समझने में, अगर समझ में आई हो चीज़ें, तो है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि आपको मतलब और किस चीज़ का ऑडियो रिवीजन चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको और ऑडियो रिवीजन प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर कर दूंगा मैं ऐसे। तो अगर आप बताओगे मुझे कि इस चीज़ का चाहिए तो मैं पर्टिकुलर उसी चीज़ का बनाऊंगा, वरना क्या है ना कि ठीक है, मेरे को ऐसा लगेगा कि मैंने अच्छा नहीं बनाया है तो मैं आगे नहीं बनाऊंगा, मैं कैरी नहीं करूंगा। तो अगर आपको अच्छा लगा और आपको लगता है कि नहीं हमको इस चैप्टर का चाहिए, एनबीएफसी का चाहिए, बैंकिंग का चाहिए, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का चाहिए, या किसी और चीज़ का चाहिए, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का चाहिए, या फिर एसेट्स के आपको रिवीजन चाहिए, तो आप मुझे बताइए, तो मैं है ना वो आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो ओके, इसी के साथ अपन एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट। ठीक है, और टेंशन मत लेना, ऐसे मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर रहा हूँ, मोटिवेट। तो अगर आप सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता है और मैं अब स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा, तो देखो, ऐसी बात है, सुबह तब नहीं होती है जब सूरज उगता है, सुबह तब होती है जब आप उठते हो। ठीक है, अगर आप दिन में 12 बजे उठे हो तो आपकी सुबह 12 बजे होगी, अगर आप रात के 3 बजे उठे हो तो आपकी सुबह 3 बजे हो जाएगी। ठीक है, तो जिस दिन आपने सोच लिया कि आज से मुझे पढ़ाई करनी है, तो उस दिन से ही आप लग जाना, उस दिन आपकी सुबह हो चुकी है, और आप करोगे तो सब कुछ अच्छा ही होगा, तभी आपकी सुबह है और आपका दिन अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। ठीक है, तो मैं समअप कर रहा हूँ। ओके।